गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, कल हम बात कर रहे थे किरचॉफ के नियम की बात हमारी हो चुकी थी। पांचवा और छठा चैप्टर ये चल रहा है। अब कुछ क्वेश्चन और हैं बच्चों, हम साथ साथ न्यूमेरिकल कर रहे हैं। यदि आप न्यूमेरिकल कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको थ्योरी क्लियर है। तो न्यूमेरिकल फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है और न्यूमेरिकल को हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि 56 नंबर के बोर्ड के हमारे पेपर में से 14 नंबर के न्यूमेरिकल आएंगे और इस चैप्टर में से एक 2 नंबर का न्यूमेरिकल अवश्य आता है। तो आज हम सवाल करेंगे, कुछ इसी चैप्टर के कुछ सवाल हैं। वो सवाल 2 तो मैंने यहां लिख दिए हैं, टाइम बच जाएगा इससे हमारा। तो पहला सवाल ये है बच्चों, किस ताप पर तांबे के एक तार का प्रतिरोध उसके 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध का दुगना हो जाएगा। यानी कि कह रहा है कि वह ताप ज्ञात करना है जिस पर तांबे के तार का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस ताप के प्रतिरोध का कितना हो जाए, दुगना। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो प्रतिरोध है उसका दुगना हो जाए, वो ताप ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन 2-3 साल पहले आ चुका है बच्चों। तो हम देखिए बच्चों, हम जानते हैं चूंकि रोटी बराबर होता है, हमने प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता पढ़ी थी। तो रोटी बराबर था रो नॉट 1 + अल्फा टी, ये सूत्र था। तो ये प्रतिरोध के लिए पूछ रहा है, तो मैंने कहा था प्रतिरोध का बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो प्रतिरोध के लिए सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों, आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 + अल्फा टी। आर नॉट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध, आर टी टी डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध, अल्फा प्रतिरोधकता ताप गुणांक, और टी क्या है, ताप वृद्धि टी की हुई है। तो ये कह रहा है, चूंकि हम जानते ही ये हैं, तो कह रहा है कि किस ताप पर, यानी कि वो ताप निकालना है जिस पर प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस का क्या हो जाए, दुगना। तो प्रश्नानुसार कह रहा है वह ताप टी ज्ञात करना है जिस पर प्रतिरोध आर टी 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना है, इतना, इसका क्या हो जाए, दुगना। यानी ये वाला प्रतिरोध इसका कितना हो जाए, दुगना, 2R नोड हो जाए। वह ताप ज्ञात करना है, उस ताप को ज्ञात करना है जिस पर प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस का क्या हो जाए, दुगना हो जाए। यानी कि ये दे रखा है, तो प्रश्नानुसार दे रखा है, तो इसको यहां रख देंगे, इसलिए ये मान यहां रख देंगे। 2R नोड बराबर हो जाएगा R नोड 1 + अल्फा की वैल्यू दे रखी है 4 × 10⁻³ और टी। यह ताप निकालना है जिस पर ये प्रतिरोधकता 0 की कितनी हो जाए, दुगनी हो जाए। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रतिरोध है उसकी दुगनी हो जाए, वो ताप निकालना है। तो आर नोड पे आर नोड कट गया बच्चों, एक ये हो गया 2 बराबर 1 + 4 × 10⁻³ टी, और ये इधर जाएगा तो 1 हो गया 4 × 10⁻³ टी, और टी बराबर हो गया 1/4 × 10⁻³ और टी बराबर आ गया 1/4 0.25, और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻³ और टी बराबर आ गया 250 डिग्री सेल्सियस। ये आंसर आ गया बच्चों 2 नंबर में। कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन आ चुका है। बस इसमें ये था कि ये सूत्र लगाना है प्रतिरोध के लिए, और इसकी वैल्यू इसकी दुगनी दे रखी है, और वो ताप पूछ रहा है, और कुछ है नहीं इसमें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ है भी नहीं बच्चों। तो ये आप ये नोट कर लेंगे। क्वेश्चनों के मैं पीडीएफ नहीं दूंगा, क्वेश्चन आपको पीडीएफ में नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन आपको यहां से ही आपको नोट करने पड़ेंगे। मैं बार बार आपको बता चुका हूं, थ्योरी आप पूरा पीडीएफ में मिल जाएगी। पीडीएफ मैंने कल भी डलवा दी थी, ठीक है ना। तो लगातार आपको पीडीएफ मिल जाएगी, क्वेश्चन आप वहां से नोट कर लेंगे। यहां से नोट करने क्वेश्चन तो, और थ्योरी पीडीएफ में से नोट करनी है, समझना है यहां पर। तो अब आप देख ले बच्चों, ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध हिमांक, प्लेटिनम के तापमापी का प्रतिरोध हिमांक, तार का प्रतिरोध हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री। हिमांक मतलब जमता किस पे है, 0 पर। तो हिमांक पर 5 ओम है, यानी कि R0 का मान 5 ओम है 0 पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 5 ओम है। तथा भाप बिंदु
भाप बिंदु मतलब 4 डिग्री सेल्सियस 100 पर उबलता है, भाप बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो R100 पर प्रतिरोध कितना हो जाता है 5.23 ओम। हिमांक 0 डिग्री पर प्रतिरोध इतना है, भाप बिंदु पर प्रतिरोध इतना है। जब तापमापी को किसी तप्त ऊष्मक में प्रवेश कराया जाता है, तापमापी को तप्त ऊष्मक में प्रवेश कराया जाता है तो प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध, तप्त ऊष्मक में उसको प्रवेश करा दिया तापमापी को, मान लो उस समय कोई ताप था T, उस समय तप्त ऊष्मक का ताप T था, तब प्रतिरोध इतना हो जाता है, यानी कि RT उस ताप पर प्रतिरोध कितना दे रखा है 5.795 ओम। जब तापमापी को प्लेटिनम के जब तप्त ऊष्मक में प्रवेश कराया जाता है, तापमापी को जब तप्त ऊष्मक में प्रवेश कराया जाएगा तो वो ताप कुछ ना कुछ होगा, उस ताप पर जो प्रतिरोध दे रखा है वो ये है। तो कह रहा है कि उस समय ताप ज्ञात करो, ये ताप ज्ञात करना है उस समय T, ये ताप ज्ञात करना है बच्चों। इसमें अल्फा नहीं दे रखा, तो कैसे हम निकालेंगे ये कह रहा है। मैं दोबारा एक बार सवाल को आपको समझा देता हूं। सवाल ये है कि हिमांक बिंदु पर प्रतिरोध इतना है, भाप बिंदु पर प्रतिरोध इतना है, और जब इसको तप्त ऊष्मक में प्रवेश करा दिया तब प्रतिरोध इतना है, तो वो तप्त ऊष्मक का ताप पूछ रहा है जब तप्त ऊष्मक में प्रवेश कराया जाता है। तो बच्चों हमारे पास सूत्र होता है, चूंकि RT बराबर R नोड 1 प्लस अल्फा T। अब मैं सूत्र लगा रहा हूं, हमको अल्फा तो दे ही नहीं रखा, तो अल्फा कहां से लाएंगे, तो ये सवाल तो सोल्व कैसे होगा। फिर इसमें दो समीकरण बनेगी बच्चों। दो समीकरण कैसे बनेगी, पहली समीकरण तो इन दोनों के लिए बनेगी फर्स्ट, और दूसरी समीकरण इन दोनों के लिए बनेगी सेकंड। और जब तुम भाग दोगे तो अल्फा कट जाएगा अपने आप ही, और अल्फा कट जाएगा तो T की वैल्यू आ जाएगी। तो पहली समीकरण मैं R नोड व R100 के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, पहला प्रतिरोध ये है, दूसरा ये है, तो यहां पर ये दूसरा वाला आता है, यहां पर कौन सा आता है, पहला वाला आता है, तो ये दूसरा वाला है, तो लिख देंगे R100 बराबर हो जाएगा R नोड 1 प्लस अल्फा। T क्या है, तापांतर, इन दोनों का तापांतर कितना है 100 का है बच्चों, कितना का है 100 का, तो ये आ जाएगा 100। R नोड में R100 के लिए ये सूत्र लगा दिया। ये RT क्या है, बाद में प्रतिरोध 100 वाला हो जाएगा, पहले वाला R नोड है, अल्फा अपने स्थान पर, और ताप वृद्धि कितने की है 100 की है बच्चों। तो यहां से आप देखिए बच्चों, एक समीकरण ये आ गई यहां से, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं R100, मान बाद में रख लेंगे, R नोड प्लस R नोड अल्फा 100, और ये हो जाएगा यहां से R100 माइनस R नोड बराबर R नोड अल्फा 100, और ये हो जाएगा बच्चों। मैं यहां से इसको मिटा रहा हूं, इस क्वेश्चन को यहां से मिटा देता हूं, इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं R100 माइनस R नोड बटे R नोड बराबर अल्फा 100। समीकरण आ गई एक, कोई दिक्कत थोड़ी है इससे। अब मैं दूसरी समीकरण पहले और तीसरे के लिए बना रहा हूं, R नोड व RT के लिए, R नोड व RT के लिए यही सूत्र लगा रहा हूं, ये वाला। तो बाद में ये है, पहले ये है, बाद में ये है, पहले ये है, तो ये हो जाएगा बाद वाला तो यहां आता है, पहले वाला यहां आता है, 1 प्लस अल्फा, तापांतर कितना है T का, इसको खोलेंगे तो RT माइनस R नोड बराबर RT बराबर R नोड प्लस R नोड अल्फा T, ये इधर आ जाएगा RT माइनस R नोड बराबर R नोड अल्फा T, ये आ जाएगा RT माइनस R नोड बटे R नोड बराबर अल्फा T। ये आ गई समीकरण 2, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब मैं समीकरण 1 में 2 का भाग दे देता हूं, समीकरण 1 बटे 2 कर देता हूं। जैसे ही मैं भाग दूंगा तो RT माइनस R,
भाग दे रहा हूं तो R100 माइनस R नोड बटे R नोड, और भाग दिया तो RT माइनस R नोड, और ये R नोड ऊपर चला जाएगा बराबर अल्फा 100 बटे अल्फा टी। R नोड से R नोड कट गया, अल्फा से अल्फा कट गया क्योंकि अल्फा दे ही रखा था, तो ये हो गया R100 माइनस R नोड बटे RT माइनस R नोड बराबर 100। ये वाला मान दे रखा, ये दे रखा, ये दे रखा, ये दे रखा, ये दे रखा, टी का मान अपने आप निकल गया बच्चों। निकला नहीं निकला? इसका मान है 5.23 माइनस 5 बटे इसका मान है 5.795, इसका मान है 5, इसका मान 100, तो यहां पे टी, तो टी का मान निकल जाएगा। ब्रज गुणा कर लेंगे घटाव करके, और ये टी का मान बच्चों मेरे पास आ रहा है 345.65 डिग्री सेल्सियस। बच्चों ये टी का मान आ गया। बच्चों इस सवाल में अल्फा का मान नहीं दे रखा था। किसका मान नहीं दे रखा था? अल्फा का। तो अल्फा का मान नहीं दे रखा तो एक समीकरण से तो निकलेगा नहीं, दो समीकरण चाहिएगी। दो समीकरण कैसे बनेगी? पहली समीकरण इससे, तापांतर कितने का है? 100 का। दूसरी समीकरण पहली और तीसरी से बनेगी, फिर मैंने पहली में तीसरी का भाग, दूसरी समीकरण का भाग दे दिया, ये लिख दिया है 1/2। पहली में किसका भाग दे दिया? समीकरण 1 में 2 का भाग दे दिया, 1/2 कर दिया, तो ये आ गया टी का मान। ये क्वेश्चन हो गया है बच्चों, मैं इसको मिटाऊंगा। अब मैं एक क्वेश्चन और है मेरे पास लिखा हुआ, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन हम करेंगे उतने कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो आप देखिए क्वेश्चन में लिख रहा हूं, यहां से आप इसको नोट कर लेंगे, आप तो रिपीट करके भी देख सकते हैं। मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, तीसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। मैं यहाँ क्वेश्चन को लिख रहा हूं जल्दी जल्दी से, ठीक है ना, फिर मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूं, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, मैं इसको लिख लेता हूं बच्चों, फिर मैं आपको यहां पर बताऊंगा। क्वेश्चन ये है मेरे पास बच्चों, एक प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, एक प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी जिसकी सहायता से प्रतिरोध में परिवर्तन ज्ञात कर, ताप का मान ज्ञात किया जाता है, का 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 50 ओम है, जब तापमापी को एक पात्र जिसमें चांदी गलन बिंदु पर है, लिखने में बच्चों बहुत टाइम लग जाता है, बिंदु पर है में रखा जाता है, तो इसके प्रतिरोध का मान बढ़कर 80 ओम हो जाता है, 80 ओम हो जाता है। यह मानते हुए कि क्वेश्चन आपको बड़ा लग रहा होगा लेकिन है नहीं इतना बड़ा, यह मानते हुए कि इस ताप परास में प्रतिरोध
का मान रेखीय परिवर्तन होता है, रेखीय परिवर्तन होता है चांदी के गलन बिंदु का मान ज्ञात करो। चांदी के गलन बिंदु का मान ज्ञात करो जबकि अल्फा इक्वल टू है 3.8 गुणा 10 की घात -3 1/डिग्री सेल्सियस। ये है क्वेश्चन, ये है बच्चों, ये मैंने लिख दिया है। अब मैं इसको मिटा देता हूं जल्दी से। आप देखिए, एक प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी जिसकी सहायता से प्रतिरोध में परिवर्तन ज्ञात कर ताप का मान ज्ञात किया जाता है 20 डिग्री सेल्सियस। प्रारंभिक प्रतिरोध 20 डिग्री पर दे रखा है, यानी कि R20 पर प्रतिरोध कितना है 50 ओम। सवाल कर रहा हूं मैं, सॉल्यूशन कर रहा हूं। 20 डिग्री पर प्रतिरोध कितना है 50, तो R20 पर 50 ओम दे रखा है। जब तापमापी को एक पात्र जिसमें चांदी गलन बिंदु पर है में रखा जाता है तो इसके प्रतिरोध का मान बढ़कर 80 ओम हो जाता है। बाद में प्रतिरोध कितना हो जाता है, R किसी ताप पर 80 ओम हो गया। यह मानते हुए कि इस ताप प्रास में प्रतिरोध का मान रेखीय परिवर्तन होता है, चांदी के गलन बिंदु का मान ज्ञात करो। पहले 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध इतना था, जब इसको तापमापी को एक पात्र में रख दिया जिसमें चांदी गलन बिंदु पर है, तो वह ताप मुझे पता नहीं, वो ताप पूछ रहा है, वही तो ताप पूछ रहा है, और उस पर प्रतिरोध कितना हो जाता है 80 ओम हो जाता है बाद में। तो वो कह रहा है कि चांदी के गलन बिंदु, बाद में ताप जो है वो गलन बिंदु तो ही है, तो वो कह रहा है कि गलन बिंदु का मान ज्ञात करो, जबकि अल्फा दे रखा है 3.8 गुणा 10 की घात -3 1/डिग्री सेल्सियस मात्रक। सॉल्यूशन चल रहा है। चूंकि मैं जानता हूं RT बराबर होता है R0 1 प्लस अल्फा टी। इधर देखना बच्चों, RT बाद में प्रतिरोध है, कोई दिक्कत नहीं। R0 पहले कितना है, ये वाला, पहले 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध ये था, बाद में इतना हुआ, तो RT तो ये है ही, पहले वाला R20 हो गया। 1 प्लस अल्फा की मान बाद में रख देंगे T। तापांतर कितना है, तापांतर हो गया ये वाला T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 ये बाद में ताप है T-20। ये पहले कितने पर था 20 पर, और ये बाद में कितना है T, तो T में से 20 घटाएंगे, ताप वृद्धि कितनी हुई है T होती है, तो 20 से T हुई है तो T में से 20 घटेगा ना, तो ये हो जाएगा T-20। बच्चों मैंने पहले ही कहा था 0 से T होता था तो ताप वृद्धि T है, 20 से T हुआ है, 20 से कितना है वो ताप निकालना है, 20 से T हुआ तो T में से 20 ही तो घटेगा ताप वृद्धि होती है ये, तो T-20 ही तो होगा बच्चों। तो ये हो गया RT की वैल्यू कितनी है 80 बराबर 20 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 3.8 गुणा 10 की घात -3, और ये हो गया T-20। ये आ गया यहां से, ये 0 पे 0 कट गई 4 बराबर 1 प्लस 3.8 इंटू 10⁻³ T-20। ये आ गया 3 इक्वल टू 3.8 इंटू 10⁻³ T-20, और ये आ गया 3/3.8 गुणा 10 की घात -3 बराबर T-20। यहां से T की यहां से जो वैल्यू आ रही है वो मेरे पास लिखा हुआ है, ये आ रहा है, यहां से T की वैल्यू आ रही है, निकाल लेंगे अपन। T की वैल्यू आएगी 3/3.8 गुणा 10 की घात -3, और ये हो जाएगा प्लस की 20, तो T की वैल्यू आ जाएगी यहां से 170.9 डिग्री सेल्सियस। बच्चों मैं फिर आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से देखिए, 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 50 ओम है, 20 पर प्रतिरोध 50 ओम है, दे दिया, यानी कि पहले ये था।
बाद में इसको गलन बिंदु पर रखा है, उष्मक, बाद में इसको एक पात्र में रखा गया है, तो वो उसमें चांदी गलन बिंदु पर है, तो प्रतिरोध इतना हो गया। तो बाद में प्रतिरोध इस ताप पर इतना हुआ, अल्फा की वैल्यू ये रही, सूत्र हमारे पास ये रहा। इस सूत्र में ये बाद वाला प्रतिरोध होता है, तो बाद वाला तो ये रहा, ये आर नोट पहले वाला होता है, तो पहला 20 का रहा, 1 प्लस अल्फा टी, ताप वृद्धि होती है, ताप 20 से टी हुआ है, वही तो कह रहा है कि चांदी गलन बिंदु पर है, उस ताप का मान निकालिए, तो 20 से टी हुआ है, तो ताप में वृद्धि टी माइनस 20 ही तो होगी, और ये ताप पूछ रहा है वो टी, तो निकल जाएगा, यहां से सारे मान दे रखे हैं, टी की वैल्यू मैंने निकाल ली है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन करा दिए हमने, एक क्वेश्चन और मैं जल्दी से देख लेता हूं, इसको बच्चों मैं मिटा रहा हूं, आप यहां से नोट कर सकते हैं, आप रिपीट करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये किताब के एग्जाम्पल थे 2 तो, और एक पीछे वाला क्वेश्चन था अनसॉल्व जो मैंने कराया है। अब एक क्वेश्चन और है बहुत ही आसान और बहुत ही मजा आपको आएगा करने में उस क्वेश्चन को। तुल्य प्रतिरोध निकालना है ए व बी के बीच, क्वेश्चन है ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध आपको निकालना है, ये ए है और ये बी है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है, सर्किट ये दे रखा है। बहुत सारे प्रतिरोध लगे हुए हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। देखकर डायग्राम को घबराना नहीं है, ये 3 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये 3 ओम का, ये 6 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये 6 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये 6 ओम का है, ये 6 ओम का है, ये 3 ओम का है, सॉरी, और यहां पर भी एक लग रहा है। ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। इधर देखना बच्चों, मैं डायग्राम से आपको बनाता चलूंगा। अब इधर देखिए, ए और बी के बीच में निकालना है, जिसके भी बीच में निकालते हैं मैं इसी डायग्राम में करता चलूंगा बच्चों, आपको अलग अलग डायग्राम बनाने पड़ेंगे। ए और बी के बीच में निकालना है, तो आप देखिए यहां से ए और बी के बीच में निकालना है, जिसके बीच में भी निकालना होता है उसको अंत अंत में छेड़ते हैं। तो ये दोनों देखिए एक ही क्रम में है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी। यहां से चालू कर रहा हूं, 3 और 3 का तुल्य प्रतिरोध 6, तो इन दोनों की जगह एक आ जाएगा 6 ओम का, तो ये सर्किट कैसे हो जाएगा, इन दोनों की जगह एक आ गया 6 ओम का, ये आ गया 6 ओम का, और ये 6 ओम का तो था ही पहले से, ये 6 ओम का तो है ही, ये 3 ओम का है, ये 6 ओम का पहले से चल रहा है, ये 6 ओम का आ गया, इन दोनों की जगह एक आ गया, और ये 6 ओम का है ही, ये 3 ओम का है ही, और ये 3 ओम का, ठीक है ना, और ये 6 ओम का है, और ये 3 ओम का, इन दोनों की जगह एक आ गया 6 ओम का, ठीक है ना, तीनों दोनों की जगह आ गया एक 6 ओम का। अब ये दोनों किस क्रम में हो गए, समांतर। अब ये समांतर क्रम में हो गए, तो ये सर्किट कैसे हो जाएगा, इन दोनों की जगह एक आ जाएगा, समांतर क्रम में दो समान मान के जुड़े हो तो उनका तुल्य आधा हो जाता है, 6 और 6 का कितना हो जाएगा, 3, तो ये सर्किट हो जाएगा, इन दोनों की जगह एक आ जाएगा 3 ओम का, ये आ गया 3 ओम का, ये 3 ओम, ये 6 ओम का चल ही रहा है ये वाला, ये 3 ओम, ये 6 ओम का चल ही रहा है यहां से, ये 3 ओम, ठीक है ना, और ये आपको ये 3 ओम का चल रहा है, ये 3 ओम का चल रहा है, इन दोनों की जगह कितना आ गया, 3 ओम का आ गया 1। अब ये दोनों किस क्रम में हो गए, श्रेणी, ये दोनों किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में, तो 3 और 3 का कितना हो जाएगा, 6, तो ये सर्किट ऐसा हो जाएगा, ये यहां से 6 ओम
और ये 6 ओम हो गया, ये 6 ओम चल ही रहा है। इन दोनों के लिए 6 ओम हो गया और ये 6 ओम चल रहा है और ये 3 ओम चल रहा है और ये 6 ओम चल रहा है और ये 3 ओम चल रहा है और यहां से ये 3 ओम है। यानी कि इन दोनों की जगह एक आ गया 6 ओम का और ये दो 6 ओम के चल ही रहे थे, ये 3 ओम के। अब ये दोनों 6 ओम के किसमें आ गए? समांतर में। किसमें आ गए? समांतर में। ये ए और बी चल रहा है, ए बी ए बी। बहुत ही आसान है बच्चों, ये इतने सारे डायग्राम बन रहे बस। 6 और 6 का कितना हो गया? 3। तो ये 3 ओम आ गया और ये 3 ओम, ये 3 ओम इन दोनों की जगह, ये 3 ओम और ये 6 ओम चल ही रहा है और ये 3 ओम और ये 3 ओम है। ए और बी के बीच में निकालना है। जिनके भी बीच में निकालता है उसको अंत में छेड़ना है, इसको, इस वाले को नहीं छेड़ना है, अंत में छेड़ना है। अब ये दोनों किस क्रम में आ गए? श्रेणी में। 3 और 3 किस में आ गए? श्रेणी में। 3 और 3 कितने हो गए? 6। तो ये सर्किट हो जाएगा ऐसे, ये 6 ओम का, ये 6 ओम का और ये 3 ओम का और ये 3 ओम का है। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। 3 और 3 की जगह कितना आ गया? 6। अब ये 6 और 6 किसमें आ गए? समांतर में। किसमें आ गए बच्चों? समांतर। 6 और 6 का कितना आ गया? 3। आधा हो जाता है समांतर क्रम में दो समान मान के, तो ये आ गया 3 और ये 3 और ये 3 है। अब ये दोनों किस क्रम में आ गए? श्रेणी। 3 और 3 का कितना हो जाएगा? 6। ये आ गया, इसके बाद 6 ओम और नीचे कितना है? 3 ओम, ए और बी। अब 6 और 3 किसमें हो गए? समांतर। और 6 और 3 का जब समांतर निकालोगे तो बच्चों कितना आएगा? 2 ओम। 6 3 18 बटे 6 प्लस 3, R1 R2 बटे R1 प्लस R2। 6 3 18 बटे 6 प्लस 3 9, 18 बटे 9 बराबर 2 ओम। तो इन दोनों का तुल्य कितना आएगा बच्चों? 2 ओम आएगा ए और बी के बीच में। ये हो गया बच्चों। मैं इसी डायग्राम में आपको करके बता दूं, ये तो मैंने अलग अलग डायग्राम बना दिए, इसमें अलग अलग डायग्राम बना दिए, मैं इसी डायग्राम में करके बता दूं। देखो बहुत ही आसान, इसी डायग्राम में, ये तो मैंने अलग अलग डायग्राम करके बता दिए, मैं इसी डायग्राम में बता रहा हूं। देखो 3 और 3 श्रेणी क्रम में कितना हो जाएगा? 6। तो इनको हटाकर दोनों को क्या कर दो? 6 बना दो। 6 ओम। 6 और 6 किसमें हो गए? समांतर क्रम में। तो इनका कितना हो जाएगा? दोनों को हटाकर 3 लगा दो। तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा? 3। तो इन दोनों को हटाकर 3 लगा दो, 1। इनका कितना आ गया? 3। 3 और 3 ये किसमें हो गए? श्रेणी क्रम में दोनों। इसको नहीं छेड़ना है क्योंकि ये अंत में छिड़ेगा। जिसके बीच में निकालना होता है उसको अंत में लेते हैं। 3 और 3 का कितना आ गया? श्रेणी क्रम में 6। तो इन दोनों के बीच कितना आ गया? 6। अब ये 6 और 6 किसमें हो गए? समांतर क्रम में। इनका कितना हो जाएगा? 3। तो इन दोनों को हटाकर क्या लगा दो? 3। इन दोनों को हटाकर क्या लगा दो? 3। 3 और 3 श्रेणी क्रम में आ गए। ऐसे ही तो मैं करा था। 3 और 3 का कितना आ गया? 6। 6 और 6 किसमें आ गए? समांतर क्रम में। इनका कितना आ गया? 3। ये आ गया इनका 3। 3 और 3 किसमें आ गए? श्रेणी क्रम में। तो इनका कितना आ गया? 6। और 6 और 3 का कितना आएगा? वापस 2। तो बच्चों इस प्रकार से ये क्वेश्चन हुआ है। आपको ये डायग्राम था, इसके बाद ये वाला डायग्राम, इसके बाद ये वाला डायग्राम, ये और अंत में ये, इस प्रकार से करना है। मैंने उसी डायग्राम के अंदर भी आपको करके बता दिया है बच्चों। आज हमने 4 क्वेश्चन देखे हैं बच्चों। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, 5वां और 6ठा चैप्टर चल रहा है, जिसमें से लगभग 1 चैप्टर हमारा कंप्लीट भी हो चुका है। बच्चों मेरे साथ यदि आप पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, पीडीएफ में आपको काम दिया हुआ है, पीडीएफ नोट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं मेरे साथ,
तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सब कुछ समझ में आएगा। 5वां और 6वां चैप्टर हो जाएगा तो पहला और दूसरा चैप्टर आपने पढ़ लिया है। इसके बाद तीसरा और चौथा हम चैप्टर चालू करेंगे, फिर 8वां 7वां 9वां 10वां पूरा कोर्स हम धीरे धीरे देख लेंगे। आप मेरे साथ बस लगे रहें, पढ़ाई करते रहे। यदि आपको फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पर्सनली संपर्क कर सकते हैं और स्कूल आकर भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बशर्ते यह है कि आप लगातार पढ़ते चले जाएं और नोट्स बनाते रहें। कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लें। बच्चों, आज का सुविचार यह है कि मेहनत, फेलियर इज द की ऑफ सक्सेस। आज का सुविचार यह है, फेलियर इज द की ऑफ सक्सेस। असफलता ही सफलता की कुंजी है। असफलता यदि आपको मिलेगी तभी आप सफल हो पाओगे। असफलता ही सफलता की कुंजी है। आज के लिए इतना ही काफी है बच्चों, ठीक है। और आप ढंग से पढ़ते रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और बढ़िया ढंग से पढ़ाई करते रहें। आई होप विल बी ऑल द बेस्ट।